बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अजहर रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर पे बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है, उसके अक़साम कौन कौन से हैं, उसके अलामात क्या है और उसका इलाज किन तरीक़ों से होता है। ठीक है, तो बेसिकली बाइपोलर का मतलब है, बाई मतलब दो और पोल्स मतलब हिस्से। बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के दो हिस्से हैं, एक को हम मेनिया बोलते हैं और दूसरे को हम डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि डिप्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाइपोलर पेशेंट की जो मैनिक हिस्सा है, जो पार्ट है, वो कॉमन है बाइपोलर डिसऑर्डर में, और उसमें इंसान के मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। ठीक है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी सोच बहुत तेज़ हो जाती है, वो एक काम से दूसरे काम पे चला जाता है, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे। उसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं। वो अक्सर एक काम मुकम्मल नहीं कर पाती कि उसको दूसरी आइडिया आ जाती है और वो दूसरे काम में शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभार उनकी मिजाज में ऐसी तेज़ी आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, उनको इंटरनल रेस्टलेसनेस होती हैं, वो एक जगह पे ठहरते नहीं, वो एक जगह पे बैठते नहीं। इसके अलावा वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी नीड पर स्लीप डिक्रीज हो जाती है, वो बिल्कुल सोते ही नहीं, या अगर सोते हैं तो बहुत कम सोते हैं। 24 घंटे में या तो वो 1 घंटा या 2 घंटे या आधा घंटा, कभी कभार ऐसे भी मरीज़ आ जाते हैं कि वो 4-5 दिन सोते भी नहीं। इसके अलावा कुछ मरीज़ इस तरह होते हैं मैनिक एपिसोड में कि उसकी जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो जो अपने कोई प्रोजेक्ट हो या मतलब कोई काम हो जो वो करते हैं, या कोई मतलब तबलीग से मुंसलिक हो या मतलब दूसरे काम से मुंसलिक हो, तो वो अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल वो होता है कि सारी जो चीज़ें होती हैं वो भूल जाता है और उसी एक काम में पड़ जाता है। तो उसके एक तो मिजाज में तेज़ी, अक्सर डिस्ट्रक्टिबिलिटी भी उनमें ज़्यादा होती है। डिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब अक्सर सोशली डिसइनहिबिटेड होता है, उनको ये पता नहीं चलता कि कौन सी सिचुएशन में कौन से मौके पे कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किसको किस के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। उनको ये तरीका, ये सलीका नहीं आता। उनकी सोच और विचार जो है वो डिस्ट्रक्टेबल होता जाते हैं। तो अक्सर उनकी इस डिस्ट्रक्टिबिलिटी की वजह से और सोशल डिसइनहिबिशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्पेशली उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक तो वो सोते नहीं, एक वो तंग करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, वो लड़ते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनते। उनको ये पता नहीं चलता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उसके मिजाज में अक्सर इस तरह की तेज़ी आ जाती है कि वो मारने पीटने पे आ जाते हैं, कभी कभार वो ख़ुदकशी की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये सारे अलामात मैनिक स्टेज में होते हैं। इसके अलावा डिप्रेसिव स्टेज है, डिप्रेसिव में या डिप्रेसिव फेज है, उसमें उदासी और मायूसी होती है। इंसान के दिल में इतनी उदासी होती है कि वो बिल्कुल किसी भी खुशगवार माहौल को या किसी भी खुशी वाली मौका को वो इंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह वो प्रीवियसली करते हैं या वो आम रूटीन में करते हैं। उनको बिल्कुल मतलब खुशी महसूस ही नहीं होती। तो ये दोनों पेज होते हैं इसमें। अब इसकी जो इलाज है, हमने इसकी अक़साम की बात की कि मतलब इसके दो पोल्स हैं, दो हिस्से हैं, एक डिप्रेसिव है, एक मैनिक है, लेकिन इसके अलावा एक और भी है, इसको हम मिक्स एपिसोड बोलते हैं। ज़्यादातर मैनिक एपिसोड जब सर्दियों से गर्मी होती है या गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर मैनिक एपिसोड हो जाता है, जो हमने डिस्कस किया कि उसके मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, तो ये अक्सर गर्मियों में होता है। और डिप्रेसिव एपिसोड जब गर्मियों से सर्दी होती है, तो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा है
अक्सर मोस्ट कॉमनली डिप्रेसिव एपिसोड होती हैं, ठीक है। कुछ मरीज इस तरह होते हैं कि उनको डिप्रेसिव एपिसोड होती ही नहीं, बस वो मैनिक एपिसोड, उसकी मिजाज में तेज़ी आ जाती है, कमी नहीं आती, तो इससे भी ज़्यादातर मरीज प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि मरीज कौन से एपिसोड में है। एक हमारे पास इनकी जो अकसाम है, एक डिप्रेसिव है, एक मैनिक है और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड ज़्यादातर फीमेल में होती हैं, जो मैनिक एपिसोड है वो ज़्यादातर मेल में होती है और ज़्यादातर गर्मियों में होती है। मिक्स एपिसोड में ऐसा होता है कि उसमें मरीज जो है एक टाइम हंसती है तो दूसरी टाइम रोती है, या एक टाइम हंसता है तो दूसरे टाइम रोता है, और उसकी मिजाज की कोई मतलब फ्लक्चुएशन उसके मूड में होती है, कभी खुश होता है तो कभी इतना नाराज होता है कि बगैर किसी वजह के वो उनको रोना धोना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इलाज जो है डिपेंड करता है कि इंसान कौन से फेज में है, कि वो मैनिक में है, डिप्रेसिव में है या मिक्स में है। अब अगर हम मैनिक पेस की बात करें कि मैनिक को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो उनको फिर 3 तरीकों से ट्रीट करते हैं। एक है एक्यूट पेज या एक्यूट स्टेज, उसमें हम क्या इलाज करते हैं। दूसरी है मेंटेनेंस थेरापी, और तीसरी है प्रोफिलैक्सिस। तो एक्यूट स्टेज में हम क्या करते हैं, एक तो हम मरीज को एंटीसाइकोटिक के साथ ट्रीट करते हैं। एंटीसाइकोटिक में ये क्विटियापिन है, ओलंजापिन है, रिस्पिरिडॉन है, इरिपेप्राजोल है, बहुत सारे ड्रग्स हैं। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, टिपिकल में हेलोपेरिडोल वगैरह है, ज़क्लोपिक्टोजोल है, इसके अलावा फ्लोपेनाजीन है, इसमें भी वो, लेकिन जो हमारे साथ टिपिकल एंटीसाइकोटिक है उनकी लार्ज साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, उनकी साइड इफेक्ट की वजह से आजकल हम बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम ज़्यादातर जो है एटिपिकल यूज़ करते हैं। इसके अलावा साथ में हम मूड स्टेबलाइज़र देते हैं। मूड स्टेबलाइज़र में लिथियम है, कार्बामाज़ेपिन है, वल्फ्रोइक एसिड है, लेमोट्रिजीन है, और एक्यूट पेज में हम बेंजोडिज़ेपिन भी शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। जब उसकी एक्यूट पेज जो है और सिम्टम जो है वो सबसाइड हो जाते हैं, तो हम उसको टेपर डाउन करते हैं और उसको फिर स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में वो हम तब करते हैं जब उसकी एक्यूट पेज जो है वो सबसाइड हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के, डिपेंड्स ऑन एपिसोड के। एक मरीज है बाइपोलर का, उनको पहले कितने एपिसोड हुए हैं और उस एपिसोड की सेवेरिटी कितनी थी, उन्होंने कौन से ड्रग इस्तेमाल किए थे एक्यूट पेज में, ठीक है। तो एपिसोड अगर ज़्यादा हुए हैं तो उनको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरापी पे डालना पड़ता है, और एपिसोड अगर ज़्यादा सेवेयर हो तो उसको भी मतलब थोड़ा हाई डोज पे डालते हैं। अगर फर्स्ट एपिसोड उसको हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट एपिसोड आप साइकोसिस है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो हम उसको 6 महीने के लिए इलाज देते हैं मेंटेनेंस थेरापी, और फिर उसके बाद हम इसको टेपर डाउन करते हैं या टेपर अप करते हैं। अगर किसी को 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड हुए हैं इन लास्ट 5 ईयर्स में, अगर उनको 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड हुए हैं, तो हम लॉन्ग लास्टिंग मेंटेनेंस थेरापी देते हैं या हम लाइफ लॉन्ग थेरापी देते हैं। फिर इसके बाद मेंटेनेंस थेरापी में हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसको हम साइकोथेरापीज बोलते हैं। उसमें हम पेशेंट को अवेयर करते हैं कि आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि आपकी बीमारी के लिए ट्रिगर बनते हैं। जो आपकी बीमारी की या बाइपोलर की जो एपिसोड है, उसको शुरू करने में आपको महसूस होता है कि जब ऐसा होता है तो ये बीमारी मुझे शुरू हो जाती है। तो या हम उसके फैमिली मेंबर्स को मतलब साइको एजुकेट करते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इनसे बचना चाहिए, ठीक है।
تو بائیپولر افیکٹیو ڈسارڈر کے لیے ٹریگرز کون سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک جو ہے سلیپ ڈپریویشن، اگر انسان کی نیند جو ہے وہ پوری نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک طریقے سے یا پورا سوتا نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مطلب ٹریگر ایک ریسپیکٹر ہے کہ اس کی وجہ سے بائیپولر مینیا جو ہے وہ ٹریگر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایلیسٹ ڈرگس ہیں، الکوہل اس میں آ سکتی ہے، کچھ امپیٹامین ہے، میتھائل امپیٹامین ہے، میتھائل پینیڈیٹ ہے، یہ جو آئس وغیرہ آج کل یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور بھی پرسکرائب میڈیکیشن ہے، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایڈورس لائف ایونٹ، کچھ لوگوں میں جب تھوڑی سی ٹینشن یا پریشانی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی وہ ایک ٹریگر بن جاتی ہیں، تو ان کو ہم پریشانی اور یا مطلب فیملی ممبر بھی ان کو پریشانی اوائڈ کرتے ہیں اور وہ خود بھی پریشانی سے دور رہتا ہے، وہ کوئی سٹریس نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھار اوور ہیپینس، بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ بھی ٹریگر بن سکتی ہے انسان کے لیے بائیپولر افیکٹیو ڈسارڈر مینک ایپیسوڈ کی آنے کے لیے یا شروع ہونے کے لیے ایک ٹریگر بن سکتی ہے۔ تو ہم مریض کو ایک تو اویئرنیس دیتے ہیں کہ مطلب آپ نے پوری اپنی نیند پوری کرنی ہے، اس کے علاوہ یہ ڈرگز جو ہے جو میں نے بیان کی ہے اس سے مطلب دور رہنا ہے، نشوں والی چیزوں سے دور رہنا ہے، ایڈورس لائف ایونٹ سے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ خوشی بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کو ارلی سائن ڈیٹیکشن کے بارے میں بھی سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے سمٹم آپ کو آنا شروع ہو جائے تو آپ نے فوراً اپنے سائیکیٹرسٹ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور ارلی آپ نے اپنے میڈیکیشن کے بارے میں اپنے سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ مشورہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جتنی بھی بائیپولر افیکٹیو ڈسارڈر ہے وہ اپنے جتنے بھی ان کو قریب سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے اپنی مطلب ٹریٹمنٹ کروائی، کیونکہ یہ ایک لائف لانگ یا مطلب لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو ہر ٹائم آپ ایک تو دور جا نہیں سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مطلب سوشل اکنامکل سٹیٹس بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ پروپیلیکسس کے لیے ہم کیا دیتے ہیں؟ پروپیلیکسس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح کی دوائیاں دے کہ مریض کو یہ ایپیسوڈ نہ ہو، اس کی مطلب بائیپولر کا جو ایپیسوڈ آتا ہے یا مطلب مینک ایپیسوڈ یا ڈپریسیو یا مکس جو بھی ہو، تو یہ نہ ہو جائے مریض کو، ہم ان کو پہلے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ پریونشن کے لیے جو ٹریٹمنٹ جو علاج ہم دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پروپیلیپٹک ٹریٹمنٹ یا پروپیلیپٹک تھراپی۔ تو پروپیلیکسس میں ہم موڈ سٹیبلائزر دیتے ہیں، جیسے لیتھیم ہے، کاربامازیپین ہے، ولفروئک ایسڈ ہے، لیموٹریجین ہے، اور ہم پروپیلیکسس ٹریٹمنٹ میں اس کی بلڈ لیول چیک کرتے ہیں، جو کہ لیتھیم ہو گئی، کیونکہ لیتھیم کی تھراپیوٹک ونڈو جو ہے وہ نیرو ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو بلڈ لیول ہے وہ مانیٹر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو کچھ انویسٹیگیشن ہے وہ لیتھیم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کرتے ہیں، جس طرح سیرم کریاٹینین ہو گئی، لیور فنکشن ٹیسٹ ہو گئی، اور کچھ تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے مریض کی چیک کرتے ہیں کہ اس کو کوئی ابنارملٹی تو نہیں ہے۔ اور کچھ اینٹی سائیکوٹک بھی ایز اے موڈ سٹیبلائزر یوز ہوتے ہیں، جس طرح کویٹیاپین ہو گئی یا اولنزپین ہو گئی، یہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم بائیپولر ڈپریسیو ایپیسوڈ پہ آتے ہیں کہ بائیپولر پیشنٹ ہے اور اس کو جب اداسی یا اداسی والے سٹیج پہ وہ چلے جاتے ہیں، بغیر کسی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، وہ بالکل خوشی محسوس ہی نہیں کرتی، اس کو لاس آف پلیجر ہو جاتا ہے، لیک آف انرجی، وہ بالکل مطلب اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ اکثر اس کو رونے کو دل کرتا ہے، اس کی سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریسیو ایپیسوڈ جو ہم اس کی ٹریٹ کرتے ہیں، وہ جو یونیپولر ڈپریشن ہے، وہ جو صرف ڈپریشن ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ
बाइपोलर की ट्रीटमेंट से अलग है। हम उस तरह को मरीज ट्रीट नहीं करते बाइपोलर डिप्रेसिव एपिसोड को जिस तरह हम आम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब हम इनको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो कभी कभार मरीज मेनिया में या हेपोमेनिया में स्विच हो जाता है। स्पेशली जब हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं तो इसी वजह से अक्सर मरीज मेनिया जो कि बहुत ज़्यादा मिजाज में तेज़ी आ जाती है, तो इसी वजह से हम साथ में मूड स्टेबलाइज़र देते हैं या एंटीसाइकोटिक देते हैं। और जब भी डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो सबसाइड हो जाता है तो हम इनको एंटी डिप्रेसेंट जो है वो टेपर डाउन करते हैं और फिर उसको बंद करते हैं, क्योंकि उस मरीज में बहुत ज़्यादा चांस होती है कि वो मेनिया की तरफ चला जाए। ठीक है। और कुछ मरीज इस तरह भी होते हैं कि उसको एंटी डिप्रेसेंट की वजह से रैपिड साइक्लिंग हो जाती है। रैपिड साइक्लिंग का मतलब ये है कि जब 4 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा एपिसोड हो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के एक साल में, तो हम उसको बोलते हैं रैपिड साइक्लिंग। फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है अलग है। हम फिर उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और एक फर्स्ट एपिसोड हो तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है, तो काइंडली कमेंट्स करें, हम आपके लिए